Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. समझना है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ दो होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जबकि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर बेसिकली एनी टाइप ऑफ एनी नेम ऑफ एनर्जी यू हैव हर्ड ऑफ। तो उसमें कोई भी नाम अपने एनर्जी का सुना हुआ वो सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आएगा। और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें सिर्फ मोशन से रिलेटेड बात होती है। तो दो सिर्फ दो हैं, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, और मोशन का अगर पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल एनर्जी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एनर्जी एसोसिएटेड विद सी एसिड associated with some important phenomena. These are कुछ भी एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, energy required to break a bond of DNA is about 10 to the power minus 20 joules. Second example में है energy daily food intake of a human being, daily food intake of an average human adult is of the range of 10 to the power 7 joules, जिसको हम जनरली कैलोरीज में काउंट करते हैं, वो कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, it is in the range of 3 into 10 to the power 9, about 9 के आसपास, यानी 1 बिलियन जूल्स के आसपास, 1 गीगा जूल्स के आसपास, 10 to the power 9 जूल्स। नेक्स्ट, रोटेशनल एनर्जी ऑफ अर्थ, इसको आप निकाल सकते हो। एक्चुअली अगले चैप्टर में रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, उसको अप्लाई करके आप इस एनर्जी को एक्चुअली निकाल सकते हैं। इट इज़ अबाउट 10 to the power 29 जूल्स। और लास्ट में पूरे यूनिवर्स की एजम्ड एनर्जी कितनी है वो भी हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हम बिग बैंग एनर्जी के नाम से बोल सकते हैं, बिकॉज बिग बैंग वॉज द इवेंट फ्रॉम द यूनिवर्स स्टार्टेड। सो इट इज़ बाय द रफ कैलकुलेशन अबाउट 10 to the power 68 जूल्स, 10 to the power 68 जूल्स। तो ये डिफरेंट फिनोमेनास की एनर्जी है, प्रैक्टिकल फिनोमेनास की एनर्जी है, जो हमने एग्जांपल के लिए देखी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ आइडिया दिया हमने कि एनर्जी का लेवल किस किस वेरिएशन से डिवाइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो इस टॉपिक में बेसिकली हमें जो वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला है उसके बारे में बात करनी है। कोई भी आपसे साइंस का कोई भी फार्मूला पूछता है तो सबसे पॉपुलर फार्मूला जो आप बताओगे वो मोस्ट कॉमनली E = mc² होता है, जो कि आइंस्टाइन ने हमें दिया था। वो मास एनर्जी इक्विवेलेंस का टॉपिक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस को उस फार्मूले से शो किया जाता है। इसका जो थियरी है थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। According to quantum physics, which is the physics of very small particles, quantum physics, mass and energy are not conserved separately, but are conserved as a single entity, as a single quantity called mass energy, full stop। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है कि मास इज़ कंजर्व्ड, और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर थियरी है दैट एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। एक्चुअली ये यूनिवर्सल थियरी नहीं है। एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होती, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी क्रिएट होती है,
और मास भी कंजर्व नहीं होता वहाँ पर, मास वहाँ पर डिक्रीज़ होता है। तो मास और एनर्जी इंडिविजुअली यूनिवर्सली कंजर्व नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंजर्व है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हमारे पास आते हैं जहाँ पे वो कंजर्व नहीं होते हैं। बट द सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स, वो हमेशा कंजर्व रहता है। और ये जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है इसी बात को शो करता है। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज़ E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या सिंपली इसको हम एम सी स्क्वायर भी बोल देते हैं, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो यहाँ पे E शो कर रहा है हमें एनर्जी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है, यानी फोटॉन्स के फॉर्म में। M इज़ मास, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, या जो एनर्जी से कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, एंड C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको C से शो करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक छोटे से छोटा मास हमें कितनी हाई एनर्जी दे सकता है। यहाँ पे आप अगर मास को 1 ग्राम लगाओगे तो एनर्जी आपको मिलेगी 3 × 10⁻13 जूल्स, 3 × 10⁻13 जूल्स एनर्जी मिलेगी आपको 1 ग्राम मास से। सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो आप, विच इज़ वेरी हाई एनर्जी। अब लकीली जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं और एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, उसमें यही एनर्जी रिलीज, इसी टाइप से एनर्जी रिलीज़ होती है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर भी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी जो मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। और भी बिकॉज इस फॉर्मूला में शो कर रहा है कि मास, छोटे से छोटा मास कितनी एनर्जी क्रिएट कर सकता है, इसलिए उन रिएक्शंस में इतनी सारी एनर्जी क्रिएट होती है। ओके, इस पर मैं कुछ अभी शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, आप वो ट्राई करके देखना। एक मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। टॉपिक इज़ द रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी समझाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है ½ mv² होती है। रेस्ट मास का मतलब है जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उस समय जो उसका मास है वो रेस्ट मास होता है। एंड आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी में बता दिया कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसका मास इंक्रीज़ होता है, जिसको मास डायलेशन, मास वेरिएशन बोलते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमें ये बताता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, दैट m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v² डिवाइडेड बाय c², वेयर m0 इज़ द रेस्ट मास, यानी जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तब उसका जो मास होता है दैट इज़ रेस्ट मास, एंड m इज़ रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। सो इट इज़ द मास व्हेन बॉडी इज़ मूविंग, इट इज़ the mass of an object when it is moving, when it is moving। ऑब्वियसली ये फिनोमेना में रियल में एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता, बिकॉज जो हम नॉर्मली जिस स्पीड से मूव करते हैं वो काफ़ी कम स्पीड है। यहाँ पे देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पे v²/c² लिखा हुआ है, वेयर c इज़ स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतनी हाई स्पीड है कि इससे अगर कोई चीज़ मूव करे तो वो पूरे दुनिया के चक्कर, यानी पूरी अर्थ के 1 सेकंड में 7 से ज़्यादा बार चक्कर लगा सकती है। पूरी दुनिया के 1 सेकंड में 7 से ज़्यादा बार चक्कर लगा सकती है। और मून तक, जो कि 3,80,000 किलोमीटर दूर है, उसमें ऑलमोस्ट 1 सेकंड में मून तक पहुंच सकती है। अर्थ से मून तक जाने में उसको ऑलमोस्ट 1 सेकंड लगेगा। ये इतनी हाई स्पीड है। और हम नॉर्मली जिस स्पीड से मूव करते हैं, चाहे कितनी भी फास्ट स्पीड हो, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी फास्ट मूविंग ट्रेन है वो भी 500-600 किलोमीटर पर आवर के आसपास से ज़्यादा नहीं जाती। अब उसको इमेजिन करो आप, 500 किलोमीटर पर आवर, एंड लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 500 किलोमीटर पर आवर में कितना डिफरेंस है। एंड 500 किलोमीटर पर आवर इज़ द हायर रेंज ऑफ स्पीड दैट वी मूव ऑन जनरली, है ना। तो हम उसके आसपास भी नहीं हैं और उसके दूर भी नहीं है, हम दूर भी से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो इसलिए हमें ये फिनोमेना फील करने को नहीं मिलता है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह,
वो इतनी हाई स्पीड एक्वायर कर सकते हैं जो सी के कंपेरेबल आए, तो उनको एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो हम नॉर्मली क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में चेक करते हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं वो इस मास वेरिएशन को फील करते हैं, उनका मास चेंज हो जाता है। सो बेसिकली पर्पज़ इसका ये है। वैसे यहाँ पे सी वी का मतलब है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली हमें स्पीड ऑफ लाइट की आसपास की रेंज से मूव करना पड़ता है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस के लिए ट्राई करके देखना। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर converted from a single electron, second a dust particle which is of the mass 10 to the power minus 10 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है वो लगाना है यहाँ पे। इसको हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। किलोवाट आवर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें इसको कन्वर्ट करना है हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स टू c/2। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं करा रहा हूँ। इफ़ 2000 kg ऑफ वाटर इज़ heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, what will be the corresponding increase in mass of water? Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, इस क्वेश्चन में एक आगे वाले चैप्टर का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो वो हमने ऑब्वियसली पढ़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा और उतना ही हमें जानने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट कंसेप्ट इज़ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इज़ बेसिकली द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये होता है उसका मतलब, उसका सिंबल है एस या सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। मैं एस लेता हूँ यहाँ पे। सो इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, ठीक है। सो यहाँ पे एस की वैल्यू हमें दी हुई है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन बोला क्या हुआ है कि 2000 kg वाटर है जिसको हमने 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। तो ये हीट करने की वजह से उसके अंदर पानी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। अब पानी के अंदर जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी और हमें पता है कि एनर्जी मास में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो उससे जो एक्स्ट्रा मास आएगा उसको मिला के टोटल मास कितना हो जाएगा वाटर का, वो हमें पूछा हुआ है। या इंक्रीज़ इन मास, यानी कितना इंक्रीज़ आएगा मास में, वो हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से करना क्या है, बेसिकली Q निकालना है और फिर उसको E की तरह E इक्वल्स टू mc² फॉर्मूला लगा के M की वैल्यू निकालनी है। ये हमें यहाँ पर करना है। तो M नहीं, मैं इसको डेल्टा M लिखूँगा क्योंकि M यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ये M है 2000 kg और ये डेल्टा M है जो इंक्रीज़ होगा मास में, वो ओके। सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ये जो यूनिट लिखी हुई है इनको चेंज करना पड़ेगा। ये कैलोरी ग्राम में दी हुई, इसको MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। 4.18 होता है लेकिन हम रफली 4.2 जूल्स ले सकते हैं। एंड 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास S इक्वल्स टू 4.2 इंटू 1000 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये S की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से Q निकालते हैं, तो Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। तो M की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2000 kg, S की वैल्यू है 4.2 इंटू 1000,
इंटू डेल्टा टी है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिफरेंस हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से हमारे पास आया 8.4 इंटू 10 टू द पावर 8 6878 ओके जूल्स, ये जूल्स में आ गया। अब इसको लगा देते हैं, ये ई के इक्वल है। अब यहाँ पे ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। सो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ई की वैल्यू आई 8.4 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर्ड। सो 8.4 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 16। यहाँ से आ जाएगा लगभग आंसर 0.9 इंटू 10 टू द पावर -8 किलोग्राम। तो इतना इंक्रीज़ होगा मास में, विच यू कैन सी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये हमें कभी फील नहीं होगा, इतना कम मास है। इसी वजह से हम नॉर्मली ऐसा कोई अगर फिनोमेना करते हैं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी हैवी हमें फील नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मास में इंक्रीज़ हुआ है वो इतना माइन्यूटली कम है। और ये याद रखना कि ये इंक्रीज़ कब हुआ, जब हमने 2 टन पानी लिया हुआ है, 2 टन पानी लिया हुआ है तब इतना छोटा इंक्रीज़ आया। अगर हम और कम पानी लेंगे तो उसमें और कम इंक्रीज़ आएगा, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली कुछ रिएक्शंस को छोड़ के जो सारी एनर्जीज होती हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, दे रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर हम यूनिवर्सली बोलें तो जो टोटल ऑफ मास एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी मास एनर्जी कंजर्वेशन इज़ यूनिवर्सल, एनर्जी कंजर्वेशन इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो मैं उसको यहाँ पे बता नहीं रहा, वो सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़